Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है IAF राफेल AKA गेम चेंजर. ओके, राफेल के बारे में जो है वो आज हम लोग देखेंगे कि ये किस किस्म का फाइटर जेट है और इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, किस तरीके से ये काम करता है और ये सारी चीजें इसके बारे में जानेंगे. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा. सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना. और राफेल के बारे में बोला जाता है कि ये मतलब साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज, जिसे कहते हैं ना एक चीज चलती है, तो ये वो है. और ये राफेल जो है जो पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए थे पिछले दिनों में, तो ये उनमें राफेल भी थे. तो फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं. आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा. INS विक्रांत को जब मैंने मतलब कवर किया, उसकी स्पेसिफिकेशन सारी चीजों के बारे में जाना, तो मुझे जो है वो सजेशन आई कि आप जो है राफेल का भी देखें, वो भी बहुत अच्छा. बरमूस को भी कवर किया हम लोगों ने. ये इंडियन डिफेंस के ऐसे वेपन्स हैं या ऐसे आप इनको बोल सकते हैं सिक्योरिटी का सिस्टम है कि ये बहुत ही मजबूत किस्म के हैं. तो लेकिन राफेल का मुझे इतने अच्छे से नहीं पता, तो वो आज जान लेते हैं इस वीडियो के थ्रू. सारी बातें सारी चीजें वीडियो के लास्ट में करते हैं, स्किप मत कीजिएगा. तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस. कई अलग अलग रिपोर्ट्स में कई बार आपने सुना होगा कि जो इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स हैं, तो संख्या में कम होने के बावजूद भी उन्हें भारत के लिए एक गेम चेंजर की तरह देखा जाता है. तो चलिए आज के एपिसोड में वर्तमान समय में भारत के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक रफाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. डिफेंस गॉड. तो शुरुआत करते हैं इसके ओरिजिन से. जो ये रफाल वाली परियोजना है, इसे 1980s में एक नई जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित करने वाले इनिशिएटिव के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था. और इस परियोजना के साथ फ्रेंच फर्म डसॉल्ट का गोल था कि वे एक ऐसे वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट को क्रिएट करें जो कि एयर सुपीरियरिटी, रिकॉनेसेंस, ग्राउंड सपोर्ट और यहाँ तक कि न्यूक्लियर डेटरेंस मिशंस को भी परफॉर्म करने में सक्षम हो. और फिर इसी गोल के साथ मार्च 1984 में डसॉल्ट ने रफाल ए नाम से एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को विकसित किया. इसे अनवील किया गया था दिसंबर 14, 1985 में. ये एक सिंगल सीट कैनाट डेल्टा एयरक्राफ्ट था जिसे इक्विप किया गया था जनरल इलेक्ट्रिक के 2 F404 GE400 इंजन से. और फिर रफाल ए नाम के इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की जो पहली उड़ान थी वो कंडक्ट की गई जुलाई 4, 1986 में. और जबकि सितंबर 1986 में इसने अपना पब्लिक डेब्यू किया. और फिर 1988 में जाके इसका जो पहला प्रोडक्शन वर्जन था उसे रोल आउट किया गया. अगर बात करें रफाल के कुछ डिजाइन फीचर्स की, तो रफाल एक कंपाउंड स्वीप लो माउंटेड मेन विंग और कॉकपिट के ठीक पीछे स्थित ऑल मूविंग हाई माउंटेड कैनाट 4 प्लेन जैसे फीचर्स के साथ आता है. स्टेबिलिटी के लिए ये जो एयरक्राफ्ट है ये डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम का इस्तेमाल करता है. और रफाल को स्टेल्थ कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए इसके डिजाइन में जो रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे कम रखा गया है, और जबकि इसमें रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया गया है. हालांकि ये किसी 5th जनरेशन की तरह एक ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की कुछ खासियतें जरूर हैं. यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में तो रफाल के जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें रशिया के 5th जनरेशन Su-57 के समान माना जाता है. और जबकि चाइना के 5th जनरेशन J-20 के कंपैरिजन में भी इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं उन्हें सुपीरियर माना जाता है. बाकी अगर बात करें इसके अलग अलग वेरिएंट्स की, तो रफाल के प्रोडक्शन ऑर्डर में 3 तरह के खास वर्जन्स देखने को मिलते हैं: रफाल C, रफाल B और रफाल M. इसमें से जो रफाल C है वो सिंगल सीट वाला एयरक्राफ्ट है. इसमें C का मतलब है चेसर, यानी कि फाइटर या फिर हिंदी में शिकारी. वहीं रफाल B ट्विन सीट वाला वर्जन है. इसमें B का मतलब है बाई प्लेस. और जो रफाल M है तो वो एक सिंगल सीट मरीन वर्जन है और इसमें M का मतलब है मरीन. और इन तीनों में से जो रफाल C वाला वेरिएंट है तो वो रफाल फैमिली के बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करता है. रफाल C के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में बात की जाए तो इसमें कंपोजिट मटेरियल्स को काफ़ी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है, जिससे एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेट दोनों को कम करने में मदद मिलती है. बाकी रफाल के जो प्रोडक्शन वर्जन्स थे तो आमतौर पर उनके कॉन्फ़िगरेशंस रफाल ए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह ही थे, बस साइज का थोड़ा सा फर्क था. इसमें इसके रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करने के लिए कुछ बदलाव भी शामिल थे, जैसे कि रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और गोल्ड प्लेटेड कैनोपी का इस्तेमाल करना. यहाँ तक कि 1990 की शुरुआत में डसॉल्ट ने रफाल डी के तौर पर इसका प्रचार किया था, जिसमें डी का मतलब था डिस्क्रीट, जो कि इसकी सेमी स्टेल्थी नेचर को दर्शाता था. और अब बात करते हैं कि भारत के साथ रफाल फाइटर्स की जर्नी कैसे रही. तो इसकी शुरुआत हुई थी इंडियन एयरफोर्स के मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि MMRCA प्रोग्राम से, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स को 126 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी. और एयरफोर्स के स्टैंडर्ड को जीतने के लिए 6 फाइटर जेट्स कॉम्पीट कर रहे थे, जिनमें शामिल थे F-18EF सुपर हॉर्नेट, डसॉल्ट रफाल, यूरोफाइटर टाइफून, F-16, MiG-35 और जैज 39 ग्रिपन. और फिर 27 अप्रैल 2011 में इंडियन एयरफोर्स के अनाउंसमेंट के बाद इस कंपटीशन में फ्रंट रनर के तौर पर
यूरोफाइटर टाइफून और डसॉल्ट रफाल निकल के सामने आए। और फिर आखिरकार 31 जनवरी 2012 को डसॉल्ट एविएशन के रफाल फाइटर जेट ने इस MMRCA वाले प्रोग्राम को जीत लिया। और आप कह सकते हैं कि भारत के साथ रफाल फाइटर जेट की ये पहली ऑफिशियल विन थी। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के साथ वेपन्स की जो डील होती है वो कभी भी आसान नहीं रहती, उसमें कई तरह की परेशानियां, कई तरह की बाधाएं आती रहती हैं। और रफाल की इस पहली ऑफिशियल विन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब इन फाइटर जेट्स की भारत में लोकल असेंबली वाले एग्रीमेंट पर सहमति न बन पाने के कारण उसे स्क्रैप कर दिया गया। और इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट 13 अप्रैल 2015 को तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी द्वारा की गई थी। और फिर 30 जुलाई 2015 को MMRCA टेंडर के तहत 126 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाली परियोजना भारत ने औपचारिक रूप से वापस ले ली। लेकिन फिर नई सरकार बनने के बाद जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की विजिट की, तो इस विजिट के दौरान 36 रफाल फाइटर्स को खरीदने पर सहमति बनी। और फिर आखिरकार 2016 में 36 रफाल फाइटर्स की खरीद के लिए औपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया, और जिसमें 36 रफाल फाइटर्स डायरेक्टली फ्लाई अवे कंडीशंस के तहत लिए जाने थे, जबकि इसमें 18 एडिशनल एयरक्राफ्ट का ऑप्शन भी रखा गया था। लेकिन पहले वाली MMRCA डील की तुलना में इस 36 रफाल फाइटर वाली डील में रफाल की तरफ से और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज ऑफर की गई, लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफर की गई, और भारत की वॉरफेयर नीड्स के अनुसार इसमें स्पेसिफिकेशंस भी किए गए। बाकी इसके अलावा जो रफाल है वो MMRCA 2.0 वाले टेंडर में भी कॉम्पीट कर रहा है, जिसके तहत टोटल 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे। और इसके लिए जो RFI है वो अप्रैल 2018 में जारी की गई थी। लेकिन इस MMRCA 2.0 वाले टेंडर में इस बार जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है, और इसमें F-18EF सुपर हॉर्नेट, F-15EX ईगल 2, डसॉल्ट रफाल, यूरोफाइटर टाइफून, लॉकहीड मार्टिन का F-21, MiG-35, ग्रिपन EF और Su-35 जैसे फाइटर्स भी कॉम्पीट कर रहे हैं। और जबकि इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए भी 26 रफाल M फाइटर्स को खरीदने की प्रक्रिया जारी है, और जिसके लिए नेगोशिएशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और जबकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक रफाल M के लिए जो इनिशियल कॉस्ट नेगोशिएशन है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, और उम्मीद की जा रही कि इस वर्ष के अंत तक इस कॉन्ट्रैक्ट को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। और जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स के रफाल जेट्स में उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार स्पेसिफिक अपग्रेड्स किए गए, तो उसी तरह से रफाल M में भी इंडियन नेवी ने अपनी जरूरत के हिसाब से स्पेसिफिक अपग्रेड्स के लिए कहा है, जैसे कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, लो बैंड फ्रीक्वेंसी जैमर्स, इम्प्रूव्ड रेडियो अल्टीमीटर्स, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के रेंज डिकॉयज और ऐसी अन्य एनहेंसमेंट्स। इसके अलावा इंडियन नेवी ने रफाल M में एयर टू सी मोड के लिए कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी के लिए एडजस्टमेंट, और भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर से ऑपरेट करने के लिए भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के लिए कहा है। बाकी इंडियन नेवी के 26 रफाल में से 22 सिंगल सीट वाले होंगे और 4 ट्विन सीट वाले होंगे, और उनका भी बेस प्राइस इंडियन एयरफोर्स के रफाल के जितना ही होगा। और बाकी अगर बात करें रफाल फाइटर्स की कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज़ के बारे में, तो रफाल कई अलग अलग रेंज के मिशंस को परफॉर्म कर सकता है, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, रिकॉनासेंस और न्यूक्लियर डिटरेंस मिशंस आते हैं। रफाल में एडवांस एवियोनिक्स लगाए गए हैं, जैसे कि RB-E2 AESA रडार जो कि लॉन्ग रेंज के डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देता है, जिसमें रडार वार्निंग, जैमिंग, डिकॉइंग ये सभी शामिल हैं। इसके अलावा OSF जो कि पैसिव डिटेक्शन के लिए इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और टारगेट्स की ट्रैकिंग में मदद करता है। इसके अलावा रफाल फाइटर जेट जिस तरह के हथियारों को कैरी करता है, तो वो भी इसे एक बहुत ही घातक एयरक्राफ्ट बनाते हैं। रफाल का जो स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसकी मदद से इसमें कस्टमर द्वारा चुने गए वेपन्स को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। रफाल का जो एयरफोर्स वाला वर्जन है उसमें 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जबकि रफाल के M वाले वेरिएंट में 13 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि माइका, मीटियोर, एमरैम, तो इस तरह की एयर टू एयर मिसाइल्स या अपाचे AS-30L, अलार्म, मैवरिक, PGM-100, स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल्स, AASM प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, अनगाइडेड बॉम्ब्स, इस तरह के एयर टू ग्राउंड वेपन्स। इनके अलावा AM-39 एक्सोसेट, पेंगुइन 3, हार्पून एंटीशिप मिसाइल, तो इस तरह के एयर टू सी वेपन्स, और इन सबके अलावा ASMP-A जैसी न्यूक्लियर मिसाइल को भी डिलीवर कर सकता है। जो रफाल है वो अपनी एजिलिटी, अपनी स्पीड और अपनी रेंज के लिए जाना जाता है, और मैक 1.8 से अधिक की रफ्तार के साथ रफाल सेमी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर, एडवांस कॉकपिट, तो इस तरह के अलग अलग टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के साथ भी आता है। रफाल का जो कॉकपिट है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि इसे इस्तेमाल करना भी आसान रहे और इसे पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ी रहे। और इन सब चीज़ों के लिए इसमें वाइड एंगल, होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले, टच स्क्रीन और हेलमेट माउंटेड साइट जैसे फीचर्स मिलते हैं। और रफाल फाइटर जेट की एक और खास बात है जो कि इसे आज के समय में भी रेलिवेंट बनाए रखे हुए हैं, और वो ये कि इसके एवियोनिक्स, इसके वेपन सिस्टम्स और इसके इंजन्स, तो इनको लगातार समय समय पर अपग्रेड्स मिलते रहते हैं। और इसके लेटेस्ट अपग्रेड्स जो कि F4 स्टैंडर्ड के नाम से जाने जाते हैं, उनमें कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया गया है, रडार को इम्प्रूव किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को एडवांस किया गया है। और ये जो F4 स्टैंडर्ड है ये 2025 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल होंगे। और अब बात ये आती है कि रफाल 2025 में तो यूज भी हो गया, यानी कि चीन और पाकिस्तान की तुलना में किस तरह से एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर पहले बात करें पाकिस्तान की, तो वर्तमान समय में पाकिस्तान की जो करंट फ्लीट है उसमें मुख्य रूप से F-16, JF-17,
और कुछ पुराने मिराज फाइटर्स शामिल हैं। हालांकि जो पाकिस्तान है वो चीन से 5th जनरेशन फाइटर्स को भी एक्वायर करने की प्रोसेस में है, लेकिन अभी ये प्रोसेस चल रही है और उनका इंडक्शन होना बाकी है। बाकी पाकिस्तान की एयरफोर्स की सर्विस में लेटेस्ट में चाइनीज J-10C एयरक्राफ्ट को भी इंडक्ट किया गया है और जिन्हें पाकिस्तान ने मुख्य रूप से रफाल के कॉम्पिटिशन में ही इंडक्ट किया है। लेकिन बावजूद इसके जो रफाल है वो अपने एडवांस एवियोनिक्स, एडवांस रडार सिस्टम और सुपीरियर वेपन्स के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के सभी एयरक्राफ्ट की तुलना में एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज रखता है। और रफाल की जो मल्टी रोल कैपेबिलिटी है जो कि इंडियन एयरफोर्स को कई अलग अलग वैरायटी के मिशंस जैसे कि एयर सिक्योरिटी, ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस, तो इन सभी को परफॉर्म करने की एबिलिटी देता है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की डिफेंस प्लानिंग को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है। और स्कैल्प और हैमर जैसे वेपन्स के साथ रफाल की जो प्रिसिशन के साथ लॉन्ग रेंज के मिशंस को परफॉर्म करने की एबिलिटी है, तो वो जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक करने की एबिलिटी भारत को देती है। सीमापार आतंकी लॉन्च पैड्स पर स्ट्राइक करने जैसे मिशंस में जो रफाल है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बात करें चीन की, तो लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट्स में काफी एफिशिएंटली ऑपरेट करने की जो रफाल की कैपेबिलिटी है वो निश्चित रूप से भारत को चीन के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करती है। और 2020 वाले लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट्स को हम सभी ने लद्दाख में ऑपरेट करते हुए देखा भी था। और जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले एयरफोर्स ऑफिसर्स की तरफ से बताया गया था कि कैसे स्टैंड ऑफ के दौरान चीन को एक रफाल फाइटर जेट के बदले अपने 5 J-20 फाइटर्स डिप्लॉय करने पड़े थे। बाकी रफाल जिस तरह की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आता है तो वो निश्चित रूप से इंडियन एयरफोर्स को चीन के J-20 जैसे फाइटर्स के साथ एक टेक्नोलॉजिकल गैप को पूरा करने में कहीं ना कहीं मदद करता है। हालांकि ये जो गैप है ये अभी भी पूरी तरह से तो भरा नहीं है और उसके लिए भारत को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि क्वालिटी में ना सही लेकिन चीन के पास क्वांटिटी के मामले में भारत की तुलना में बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन फिर भी जो ये टेक्नोलॉजिकल गैप काफ़ी लंबा था तो उसको कम करने में रफाल ने काफ़ी मदद करी है। बाकी इसके अलावा रफाल को ऑपरेट करने का एक फ़ायदा ये भी है कि दुनिया भर के जो अलाइड फोर्सेस है उनके साथ जो इंटरऑपरेबिलिटी है तो वो काफ़ी सीमलेस हो जाती है, खास करके वेस्टर्न अलायंस के साथ, और जिसमें भारत उनके साथ मिलकर चीन जैसे कॉमन थ्रेट के खिलाफ स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बढ़ा सकता है। इन सब के अलावा एक और बड़ा फैक्ट है कि जो रफाल फाइटर जेट है तो उसके पास चाइनीज़ एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की तुलना में सबसे ज़्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। और जबकि इंटरनेट पर आपको F-22 और रफाल के बीच की एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज की कुछ फुटेज भी मिल जाएंगी, जिसमें रफाल ने कुछ समय के लिए ही F-22 जैसे एयरक्राफ्ट को भी लॉक किया था। और बाकी रफाल की एक और खास बात जो कि हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी रखता है। और जो रफाल है वो निश्चित रूप से भारत के दोनों पड़ोसी यानी कि चीन और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट की तुलना में काफी सुपीरियर एयरक्राफ्ट है और संख्या में कम होने के बावजूद भी अभी भी भारत के लिए गेम चेंजर की तरह ही है। और पाकिस्तान के मामले में रफाल जहां एक तरफ भारत की कन्वेंशनल डिटरेंस और स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बढ़ाता है, वहीं चीन के मामले में रफाल भारत के हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन कैपेबिलिटीज और किसी संभावित 2 फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। लेकिन इन सबके बावजूद भारत की जो घटती हुई फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है तो उसको जल्द से जल्द ऑप्टिमम लेवल पर लाने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाने की भी जरूरत है। बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और क्वांटिटी में राफेल जो है वो इंडिया के पास कम है लेकिन क्वालिटी में नंबर 1 है। बहुत अच्छी ये एक बात मुझे इंडिया की लगती है कि वो मेड इन इंडियन चीजों के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। उनको ये होता है कि हम अपनी चीजें खुद बनाएं, तसल्ली के साथ अच्छी चीजें बनाएं। और पाकिस्तान के अंदर ये एक चीज होती है कि हमने कोई भी चीज बनानी है, इस तरह की पावरफुल अच्छी चीज बनानी है अपने डिफेंस सिस्टम के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हम चाइना का सहारा लेते हैं। चाइना हमें वो चीजें प्रोवाइड करता है। और ये मतलब अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ उसके अंदर राफेल जो फाइटर जेट्स थे वो भी शामिल थे, उनके थ्रू जो है हमला किया गया। ये वीडियो थोड़ी सी जो है वो पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन इन लोगों ने बताई है। लेकिन अभी कोई नई वीडियो आई नहीं थी तो इसलिए जो है जिसके अंदर ये बताया गया हो कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला हुआ था तो वो उसके अंदर राफेल भी थे। तो अभी नूर खान एयर बेस के ऊपर जो हमला हुआ और जो न्यूक्लियर वेपन जहाँ पे पड़े हुए थे पहाड़ियों के अंदर, ठीक है, उन्होंने बड़े छुपा के पाकिस्तान वालों ने रखे हुए थे हमने, लेकिन वहां पर इंडिया ने जो है आई डोंट नो कैसे स्पाई कर लिया उन लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने जो है वो उस जगह पर हमला किया। और बोला जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ उस चीज के ऊपर, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, पूरे इंडियन मीडिया के ऊपर ये चीज चल रही है लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये चीज नहीं चल रही, ठीक है, कि रेडिएशंस जो है वो फिर लीक हुई, प्रॉब्लम काफी ज्यादा हुई जिसकी वजह से सीज फायर जो है वो हो चुका डिक्लेयर। तो इसलिए बोलना चाहूंगी कि राफेल बहुत अच्छा है, गेम चेंजर है, वाकई गेम चेंजर है। मुझे लगता है पाकिस्तान और इंडिया की जो सीज फायर हुई है ना उसके पीछे यही गेम चेंजर है। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी,
अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया ने जो है भाई बहुत पैसा लगाया, बहुत ज्यादा पैसा लगाया है। उन्होंने किसी चीज में भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एयर डिफेंस सिस्टम हो उनका, चाहे जो है वो नेवी हो या कोई टैंक वगैरह हो, जमीनी लड़ाई के लिए, मतलब हर जगह पे उन्होंने पैसा भर भर के लगाया, इसलिए कि मतलब वो अपने आप को सिक्योर कर सके। और जो है वो इम्पोर्ट भी करते हैं, ना ही सिर्फ चीजों को एक्सपोर्ट करता है। अब तो एक्सपोर्ट उनकी कम हो गई है, इम्पोर्ट ज्यादा हो गई है, बिकॉज उन लोगों ने घर के अंदर जो है वो अपनी चीजें मेड इन इंडिया चीजें जो है वो बनाना स्टार्ट कर दी हैं। डिफेंस सिस्टम में राफेल का जो है वो बड़ा नाम सुना था मैंने, ठीक है, लेकिन कभी इसकी मतलब स्पेसिफिकेशन का नहीं इतने अच्छे से पता था। मिसाइल्स अपने साथ, बॉम्ब और पता नहीं क्या कुछ चीजें लेकर जो है ये उड़ सकता है, और फिर मतलब पॉइंट के ऊपर जाके मतलब इसने जो काम करना था अपना कर देता है। और आप लोगों को पता ही होगा, फाइटर जेट्स के अंदर जो है ना वो एक बटन सा लगा होता है, वो फिर ऐसे ऊपर से वो शीशा सा खुलता है फाइटर जेट का, और वो जो पायलट की सीट होती है उसके साथ वो एकदम से मतलब विद इन सेकेंड ऐसे वो एकदम बटन दबाते हैं, वो उड़ जाता है, फिर वो पैराशूट निकलता है और उसके थ्रू जो है ना वो इधर उधर उतर जाते हैं, और जहाज अगर तबाह होना तो वो हो जाता है। तो मतलब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो हर चीज के अंदर यूज हुई है, और राफेल के अंदर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, अप टू डेट किस्म की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हुई है, और कमाल का भाई ये मतलब वेपन है, बहुत अच्छा है। क्वांटिटी आई थिंक सो कि वो कर लेंगे, इंडिया के पास पैसा है, वो मजीद और भी ले आएंगे, इसकी क्वांटिटी में इजाफा करेंगे, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी भाई नंबर 1 है इसकी। तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।